देखिए ऐसा है कि हमारे देश की जो आर्थिक नीतियां हैं वो हमारी पॉलिटिक्स से अलग नहीं हो सकती हैं। जी। पॉलिटिक्स और जो नीति होती है, आर्थिक नीति, वो एक साथ चलती है। वो दुनिया भर में, वो चाहे अमेरिका हो चाहे कहीं और भी हो। तो जैसे कि अमेरिका में जो वहाँ का कैपिटल है उसको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। जब जैसे कि भारत में एनरॉन जब आ रहा था तो वहाँ से उनके जो एनर्जी सेक्रेटरी थे, जो उनके स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, किसिंजर थे, वो सब आए यहाँ पे प्रेशर डालने के लिए। तो जो पूंजी होती है वो जो मतलब साथ चलती है। और खासकर जापान में तो इसलिए जापान इनकॉर्पोरेटेड बोलते हैं कि जापान की सरकार और जो वहाँ का बड़ा पूंजी है वो एक साथ चलते हैं, वो एक साथ मतलब नीतियां बनाते हैं। हमारे यहाँ भी कुछ थोड़ा सा अलग था लेकिन इसी तरह का था, क्योंकि हमने आज़ादी के पहले सन 44 में, आपको याद होगा, बॉम्बे प्लान बना था जिसको फ्रैंक ठाकुरदास कमेटी, जिसमें बड़े बड़े जी। पूंजीपति थे, उन्होंने जी। प्लान बनाया था। उन्होंने कहा कि हमारा प्राइवेट सेक्टर इतना छोटा है कि हमारे पास ये पैसा नहीं है कि हम बहुत बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा डाल सकें। वो चाहे बिजली बनाना हो, वो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि रेलवे है, रोड्स हैं, स्टील का प्रोडक्शन है, इस सब। तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ पब्लिक सेक्टर बड़ा होना ज़रूरी है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि पब्लिक सेक्टर को कुछ समय बाद फिर हम छोड़ देंगे। पर ये उन्होंने माना कि पब्लिक सेक्टर को होना ज़रूरी है। तो जो हमारा जो पब्लिक सेक्टर बना वो प्राइवेट सेक्टर को बेनिफिट देने के लिए बना, कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जब सस्ता मिलेगा तो प्राइवेट सेक्टर आगे बढ़ेगा। लेकिन ऐसा था कि जो हमारी जो नेशनल मूवमेंट थी उसकी एक समझ डेवलप हुई नेशनल मूवमेंट के दौरान। वो समझ थी कि जो गरीब है उसकी गरीबी के लिए वो खुद जिम्मेवार नहीं है। जो उसकी शिक्षा का अभाव है वो खुद जिम्मेवार नहीं है। वो खुद अपना स्कूल नहीं बना सकता, वो खुद अपने लिए रोजगार नहीं पैदा कर सकता, वो अपने लिए डिस्पेंसरी नहीं सेटअप कर सकता। तो ये हुआ कि इंडिविजुअल इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज और हर प्रॉब्लम। तो कलेक्टिवली हमको ये सॉर्ट आउट करना है। कलेक्टिवली तो यानी सरकार को बड़ा रोल दिया गया। तो हालांकि हमने प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट किया, लेकिन ये भी था कि गरीब को भी हम सपोर्ट करेंगे गरीबी हटाने हटाने के लिए, उसको रोजगार देने के लिए। तो इसलिए हमने एक तरह से वेलफेयर स्टेट की भी वो किया। तो एक तरफ हमने प्राइवेट कैपिटल को सपोर्ट किया, दूसरी तरफ जो ये वेलफेयर जो एक्टिविटी भी सपोर्ट की। लेकिन जो मैंने एक और बात कही रिपोर्ट में कि हमारा जो माइंडसेट था वो बहुत फ्यूडल था। तो इसलिए हमने डेवलपमेंट फ्रॉम अबव की बात की, ना कि डेवलपमेंट फ्रॉम बिलो जो गांधी जी कह रहे थे। तो डेवलपमेंट फ्रॉम अबव में ये था कि नीचे धीरे धीरे ट्रिकल डाउन करेगा। तो आपको याद है लोहिया और नेहरू के बीच में डिबेट हुआ पार्लियामेंट में, और ये पता लगा कि जो बिग बिजनेस हाउस हैं वो तो बढ़ते चले जा रहे हैं और गरीबी हट नहीं रही है। तो फिर उसके बाद जो है हमारे प्लानिंग कमीशन ने इनकम का भी जो है आंकना शुरू किया, कंजम्पशन और इनकम का, कि भाई कितनी परेशानी है गरीब आदमी के हाथ में। और दूसरी तरफ हमने एक मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस वाले कमीशन सेटअप कर दिया, है ना। तो उन्होंने दिखाया कि जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो किस तरह से पॉलिसी को मैनिपुलेट कर रहे हैं, लाइसेंसिंग को मैनिपुलेट कर रहे हैं, जिससे कि सारा जो उसका बेनिफिट वो ले जा रहे हैं और मोनोपोली हाउस स्ट्रेंथन हो रहे हैं। उसके बाद MRTP एक्ट आया, जिसने कोशिश की कि जो हमारी मोनोपोलीज को रेस्ट्रिक्ट किया जाए। हमने जो छोटे उद्योग है वहां पे रिजर्वेशन दिया जिससे कि रोजगार पैदा हो। तो ये सारी जो चीजें की, तो इसका ये परिणाम हुआ कि जो हमारे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इन सब पे अच्छा असर पड़ा। हमारे जो शिक्षा में विस्तार हुआ, स्वास्थ्य के उसमें विस्तार हुआ, डेथ रेट काफी कम हुआ, जिससे कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ज्यादा हो गया। पर क्राइसिस भी रहा क्योंकि डेवलपमेंट फ्रॉम अबव था, तो क्राइसिस हुआ। नक्सल मूवमेंट आ गई 67 में, फिर जब इमरजेंसी आ गई और तरह तरह से क्राइसिस आया। तो जब ये क्राइसिस बढ़ा तो फिर वर्ल्ड बैंक ने हमारे ऊपर दबाव डालना शुरू किया। तो सबसे पहले दबाव आया जब हमारे यहाँ खाने पीने की कमी हुई, 65 to 67 का जो ड्राउट हुआ, तो उस समय सबसे बड़ा डिवैल्यूएशन करेंसी का कराया। जब ग्रीन रेवोल्यूशन हमारे यहाँ आया, जिसमें कि हमने ये कहा कि जो पैकेज है केमिकल्स का, जब इस सब का जो ज़रूरी है वो हुआ। तो वर्ल्ड बैंक का और IMF का दबाव आना शुरू हो गया 65 के बाद से। और फिर आपने देखा 1980 में और दबाव आया, तो हमने कंज्यूमरिज्म स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा आप जो इतना इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आप इंपोर्ट करिए तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा। तो हमारा डेट खूब तेजी से बढ़ा। उसके बाद ऑयल क्राइसिस 89 में आ गया, तो फिर अर्थव्यवस्था और जो डूब गई। तो उस बार IMF और वर्ल्ड बैंक ने साथ अपनी रिपोर्ट तैयार की हुई थी, जो रिपोर्ट हमें इंप्लीमेंट करनी थी। तो जो नई आर्थिक नीतियां हमने 1991 में लागू की, वो IMF वर्ल्ड बैंक की कंडीशनैलिटीज थी
कि ये आपको करना पड़ेगा तब आप बच पाएंगे। वो कंडीशनैलिटी क्या थी कि अब सरकार की जिम्मेवारी इंडिविजुअल के प्रति नहीं है, इंडिविजुअल को मार्केट में जाके जो करना है वो करना पड़ेगा। अगर रोजगार चाहिए तो मार्केट जाइए, शिक्षा चाहिए तो मार्केट में जाइए, स्वास्थ्य चाहिए तो मार्केट में जाइए। तो ये जो नीतियां हैं, जो मतलब पहले 47 से जो नीतियां चल रही थी, उसको एकदम से 180 डिग्री टर्न कर दिया कि अब सब मार्केट में होगा। तो इसको मैं बोलता हूँ मार्केटाइजेशन, बाजारीकरण। तो बाजारीकरण का मतलब हुआ कि जो बाजार के प्रिंसिपल्स है वो सारे सोशल इंस्टीट्यूशन में आ गए, और जो नीतियां हैं वो सप्लाई साइड नीतियां हो गई कि अब बिजनेस को फायदा पहुंचाइए, प्राइवेट सेक्टर को फायदा डायरेक्टली पहुंचाइए, जिससे कि बिजनेस आगे बढ़ पाए। और उसकी वजह से हमारी जो असमानता है, जो हमारी इनइक्वालिटी है, वो बेतहाशा बढ़ी, और उसकी वजह से समस्या और ज्यादा बढ़ गई। तो ये जो पॉलिटिक्स है जो पोस्ट 1991, वो पूरी प्रो बिजनेस हमारी पॉलिसीज चली हैं। और ये सरकार जब से आई है, जो आज राज कर रही है, उसने उसको एक कदम और आगे बढ़ा दिया। तो प्रो जो जैसे कि आपने देखा कि सन 2000 के दशक में जो हमने कई सारे राइट्स दिए, चाहे राइट टू रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम हुआ, मिड डे मील स्कीम हुआ, राइट टू एजुकेशन हुआ, वो क्यों हुआ? क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने भी रिकग्नाइज किया कि जो उनकी नीतियां हैं वो गरीब को और गरीब बना रही हैं। तो सोशल एक्सप्लोजन ना हो, तो उन्होंने कहना शुरू किया कि हमें एक सेफ्टी नेट चाहिए। वो सेफ्टी नेट इसलिए जिससे कि गरीब और गरीब ना हो जाए, वो अगर परेशानी में आएगा तो सोशल एक्सप्लोजन हो जाएगा। पर देखा गया कि जब असमानता और तेजी से बढ़ती चली गई, हाँ, तो जब क्रूगमैन साहब ने, जो नोबेल प्राइज विनर थे, उन्होंने लिखा कि अमेरिका में 2001 के जो सेंसस के बाद कि जो उनकी असमानता अमेरिका में है वो 1920 से भी ज्यादा हो गई है, और दुनिया के सारे देशों में इन नीतियों ने असमानता और ज्यादा बढ़ा दी। उसकी वजह से बेरोजगारी हो गई क्योंकि डिमांड कम हो गई। तो अब वर्ल्ड बैंक ने कहना शुरू किया 2015 से कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम चाहिए, यानी कि हर एक के हाथ में पैसा दीजिए, है ना, जिससे कि जिसके काम नहीं मिल रहा है, कि हमारा सिस्टम काम नहीं जनरेट कर पा रहा है, तो हम सबके हाथ में पैसा देंगे जिससे डिमांड हो। पर मेरा मानना है कि ये कैपिटलिज्म के प्रिंसिपल के खिलाफ जा रहा है। कैपिटलिज्म का प्रिंसिपल है कि यू पे फॉर द वर्क यू डू, आप बिना जब काम के पैसा नहीं मिलना चाहिए। इसीलिए जो प्रिंसिपल्स हैं वर्ल्ड बैंक, IMF के, उस सब्सिडी के खिलाफ रहे हैं। लेकिन अब पहली बार उन्होंने खुद रिकग्नाइज किया कि उनकी नीतियों से क्राइसिस हो रहा है, डिमांड नहीं बढ़ पा रही है, बेरोजगारी हो रही है, और सारी उससे समस्या हो रही है। तो उन्होंने कहा यूनिवर्सल बेसिक इनकम। पर मेरा मानना है कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम से जो वर्कर है उसको डिग्निटी नहीं मिलती। डिग्निटी तो काम से आती है, आप मुफ्त में पैसा दे सकते हैं, लेकिन डिग्निटी उससे नहीं आती है। तो वो जो पैसा है उसको इन्वेस्ट करना चाहिए। पर लेकिन जो नीतियां हैं वो सारी प्रो बिजनेस, और हम इंडिया में क्या है, प्रो बिग बिजनेस पॉलिसीज हो गई हैं कि आप बड़े बड़े उद्योग हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनको करिए। तो आप असमानता को ना ध्यान में रखें, असंगठित क्षेत्र को ध्यान में न रखें। तो ये बहुत ज्यादा है। जो अभी सप्लाई साइड नीतियां, जो आत्मनिर्भर भारत पैकेज है जो आपने देखा, उसमें जो जितनी भी नीतियां हैं वो सारी प्रो बिग बिजनेस हैं। जैसे कि कृषि में ट्रेड को आप प्राइवेट सेक्टर को थमा दें, जैसे कि लेबर का जो कोड आप बदल दें, वो सारा का सारा एनकरेज कर रहा है कि बिग बिजनेस का प्रॉफिट और ज्यादा बढ़े। पर जब डिमांड कम होगी तो उससे जो सप्लाई साइड नीतियां कामयाब नहीं होंगी, क्योंकि जब डिमांड कम होगी तो वो और इन्वेस्ट करके क्या करेंगे, क्योंकि उनकी और जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम हो जाएगा, फिर वो और परेशानी में आ जाएंगे, उनका प्रॉफिट और कम हो जाएगा। तो ये एक समस्या है दुनिया में, जो कैपिटलिज्म को समझना पड़ेगा कि अगर इस तरह से नीतियां चलती रही तो वो क्राइसिस बढ़ता रहेगा। इसीलिए वॉरेन बुफे जैसे लोगों ने 2012 में कहा कि अमीरों को ज्यादा टैक्स देना चाहिए, और उनको फिर अमेरिका के अमीरों ने जो सपोर्ट किया, जर्मनी के अमीरों ने, फ्रांस के, इटली के अमीरों। तो मैंने हिंदू में आर्टिकल लिखा था, मैंने कहा व्हाट अबाउट द इंडियन रिच? इंडियन रिच नहीं ज्यादा टैक्स देना चाहते हैं, वो काले धन की अर्थव्यवस्था से अपना प्रॉफिट निकाल लेते हैं, देश से बाहर निकाल लेते हैं। फिर वॉरेन बुफे ने उसको 2018 में दोबारा रिपीट किया कि जो आज का क्राइसिस है उसको हमें समझना पड़ेगा, लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, तब जाके ये कैपिटलिज्म कामयाब होगा। फिर उन्होंने, जब ये पैंडेमिक हुआ तो 2021 में फिर उन्होंने ये बात रखी कि अमीरों को ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, नहीं तो ये क्राइसिस बढ़ेगा। तो ये जो क्राइसिस इस समय है दुनिया में, जहां पे स्लो डाउन हो रहा है, तो वो क्राइसिस है कैपिटलिज्म का। तो इसलिए मेरा मानना है जो जो पॉलिटिक्स है और इकोनॉमिक्स है वो एक साथ जाता है, इसको समझना पड़ेगा। और हमारे देश में हमें जो इतनी इनइक्वालिटी बढ़ गई है, जहाँ पे 1% लोगों के पास 54% संपत्ति है, वो तो व्हाइट में है, अगर ब्लैक जोड़ लें तो उनके पास 70% संपत्ति है, और जो निचला 50% तबका है उसके पास 2% भी संपत्ति नहीं है। तो ये जो असमानता बढ़ रही है, इससे कैपिटलिज्म का क्राइसिस है। और मुझे याद आ रहा है कि जैसे हेनरी फोर्ड है,
जब उन्होंने मॉडल टी तैयार किया था, मुझे ध्यान है कि 1910 या 11 में, तो उन्होंने कहा कि जब तक मेरा वर्कर ही मेरी कार नहीं खरीद पाएगा तो मैं मास प्रोड्यूस करके क्या करूंगा। तो वर्कर की तनख्वाह जब बढ़नी चाहिए, तो ये बात वही है कि जब तक जो परचेजिंग पावर नहीं होगी तब तक ये मास प्रोडक्शन और जो इतना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो उसका होगा क्या। और टेक्नोलॉजी जो है, टेक्नोलॉजी ने और ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया है, लेकिन वो प्रोफेसर साहब बेरोजगारी एक बात बीच में टोक रहा हूँ आपको, क्योंकि जी हाँ, आपने बात कही, ये जो कार इंडस्ट्री है भारत, जी हाँ, ये कार इंडस्ट्री एक तरह का एक मानक बन गई है, कारें बिक रही हैं, उसके लिहाज से ही माना जाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में अच्छा उछाल आया हुआ है। ऐसे आमतौर पर छवि ये बनाई जाती है, लेकिन कारें बिकना तो हिंदुस्तान में कम ही नहीं हो रही हैं। जी भाई हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है कि मार्केट में मंदी है, लोगों की आमदनी नहीं बढ़ रही है, और जो उद्योग लगे हुए हैं उनमें उनकी क्षमता का पूरा इस्तेमाल नहीं हो रहा है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम है, इसलिए नए उद्योग नहीं लग रहे, नए उद्योग नहीं लग रहे, नया निवेश नहीं हो रहा है, नया निवेश नहीं हो रहा है तो अर्थव्यवस्था का चक्र धीमा चल रहा है। ये बातें, ये विश्लेषण बिल्कुल सही है, मैं इससे सहमत हूं। लेकिन दूसरी तरफ जो कारों की बिक्री है वो तो खत्म ही नहीं हो रही। जिस दिल्ली में हम रहते हैं वो तो दिल्ली कारों, उसकी मेट्रो आ जाने के बावजूद भी सड़कें जो है वो कारों से पूरी तरह चौक है। जी हाँ। पूरे दिल्ली का दम घुट रहा है कारों में, और देश के दूसरे हिस्सों में भी बड़े पैमाने पर कारें बिक रही हैं। एक एक परिवार जो 4-4 5-5 कारें खरीदता है। तो देखिए इसलिए ये समझना जरूरी है, हमारा जो अर्थव्यवस्था है उसमें एक संग्रहित और एक संग्रहित, जो आपको जी कारें खरीदती दिख रही है वो संग्रहित खरीदती दिख रही है, असंगठित वाला थोड़ा खरीद रहा है, और संग्रहित क्षेत्र है वो अच्छा कर रहा है। तो संग्रहित क्षेत्र में जो कार्य जो मतलब डिमांड है वो बढ़ रही है, तो संग्रहित क्षेत्र आपको दिख रहा है। और संग्रहित क्षेत्र जो है अगर वो 6% है तो आप समझ सकते हैं कि 6% हमारे देश की जो जनसंख्या है उसके हिसाब से करीब 8 करोड़ लोग हो जाते हैं। तो 8 करोड़ का मतलब है कि वो जर्मनी से भी बड़ा है। तो यानी कि एक गरीब देश जहाँ पे कि 140 करोड़ लोग हैं, उसमें एक जर्मनी या एक ब्रिटेन या एक फ्रांस है। तो इसलिए कारें की जो संख्या जो आपको दिख रही है कि जो लोग खरीद रहे हैं, या जिन परिवारों में 4-4 5-5 कारें खरीदी जा रही हैं, वो संग्रहित क्षेत्र वाले हैं। पर असंगठित क्षेत्र तो पिट रहा है। जो 94% जो असंगठित क्षेत्र में है वो तो बुरी हालत में है। वहां पे आमदनी भी कम हो गई है, वहां पे रोजगार भी कम हो गया है। तो जो क्राइसिस है वो असंगठित क्षेत्र का है, वो संगठित क्षेत्र का नहीं है। तो इसलिए दो सर्कल ऑफ डेवलपमेंट है। एक तो सर्कल ऑफ डेवलपमेंट है संगठित क्षेत्र का, जो कि बढ़ रहा है, जहां पे कि आरबीआई दिखा रहा है कि 22% 24% उनका प्रॉफिट बढ़ रहा है। और दूसरा है, जैसे मैंने तिरपुर से रिपोर्ट अभी सुनी कि वहां पे 40% यूनिट बंद हो रहे हैं। तो यानी कि वहां पे और जैसे छोटे छोटे उद्योग हैं वो जो बंद हो रहे हैं, उससे असंगठित क्षेत्र का क्राइसिस है। हमारी किसानी में क्राइसिस है, क्योंकि 5 एकड़ से जो कम वाले किसान हैं वो 85% है हमारे देश में। वहां पे जब आमदनी कम होती है तो परेशानी होती है, और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होने की वजह से वहां पे परिवार पे प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि कुछ लोग काम कर रहे हैं, कुछ लोग सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, या अनएम्प्लॉयड है वो यूथ जो गांव का है। तो परिवार की जो गरीबी है वो बढ़ जाती है, परिवार पे प्रेशर बढ़ जाता है। तो इसलिए हमें देखना है कि जैसे कारों की बात आपने कही, तो वो किस तबके, कौन सा तबका खरीद रहा है। तो हमने अपने प्रोग्राम में रखा है, जो हमने किया, कि कारों की जगह हम बसेस ज्यादा चलाएं, क्योंकि बसेस से ट्रांसपोर्टेशन होगा। और कारों से क्या है कि एक एक कार में समझिए कि 1.5 व्यक्ति चलता है, एक बस में 30 व्यक्ति चलते हैं, और एक बस की जगह 2 कारों का जो होता है, और जो पेट्रोल और डीजल का कंजम्पशन है वो एक 10वां हिस्सा रह जाएगा। तो आपके अगर शिफ्ट करेंगे तो डीजल का जो कंजम्पशन कम हो जाएगा, सड़कें आपको इतनी चौड़ी नहीं चाहिए होंगी, और जो आपका जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें बॉटलनेक नहीं आएंगे। अभी तो जैसे आप कह रहे हैं कि दिल्ली में हर जगह तो आपका जो ट्रैफिक जैम हो जाता है, तो जो डिस्टेंस आप पहले 20 मिनट में कवर करते थे अब 40 मिनट में करते हैं, तो डीजल का कंजम्पशन और पेट्रोल कंजम्पशन ज्यादा हो जाता है। तो ये हम लोग मतलब 1994 में जब ऑल्टरनेट बजट बनाया था तब से ये बात कह रहे हैं कि हमको अपने कारों से शिफ्ट कर जाना चाहिए बसों से की तरफ। और अगर सन 94 से हम ये बात मानते तो इतना ये सब नहीं होता। दूसरी बात हमने कहा है कि अर्बनाइजेशन किस प्रकार का हो, कॉन्सेंट्रेटेड अर्बनाइजेशन ना हो। जैसे दिल्ली, बंबई, कलकत्ता ये 20-20 25-25 मिलियन के हो गए हैं, तो यहाँ पे जो कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल, उसकी जगह कंजेशन हो गया है। कंजेशन से तरह तरह की परेशानियां हैं, जैसे कि जमीन के दाम इतने तेज हो गए कि गरीब आदमी अफोर्ड ही नहीं कर सकता हाउसिंग। तो अगर आपका डिसेंट्रलाइज अर्बनाइजेशन होगा तो फिर जो सब लोग अपना हाउसिंग अफोर्ड कर पाएंगे छोटे छोटे शहरों में।
और उनको जो इतना ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो जो अभी इतना इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च हो जाता है कि फ्लाईओवर बनाइए, मेट्रो बनाइए, ये सब इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने एक होलिस्टिक प्रोग्राम जो रखा था 94 में ऑल्टरनेट बजट में, वो अभी भी हम इसमें कह रहे हैं कि हर व्यक्ति अपने जो काम की जगह है उसके 5 किलोमीटर के दायरे में रहे, साइकिल से जाए, बस से जाए, पैदल जाए, तो इससे हमारे जो अर्थव्यवस्था है वो भी इम्प्रूव होगी और दूसरी तरफ जो हमारा पर्यावरण जो प्रदूषित हो रहा है वो भी प्रदूषित नहीं होगा। तो इस सस्टेनेबल प्रोग्राम की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं कि जो भी हो उससे एक सस्टेनेबल हो, जो लॉन्ग टर्म में, क्योंकि अभी तो हमारा जो टेम्परेचर है वो 1.1 डिग्री अबव द इंडस्ट्रियल लेवल, जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल पे है। तो 1.1 पे आपने देखा कितना भयंकर तूफान आ रहे हैं, आपके जो गर्मी जो खास ज़्यादा पड़ रही है, इतनी फॉरेस्ट फायर्स हो रही हैं, बाढ़ इतनी ज़बरदस्त पाकिस्तान में आ गई और हमारे देश में जगह जगह बाढ़ आ गई, यूरोप में ज़बरदस्त बाढ़ आ गई। तो इससे जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है इकोनॉमी का, उसको भी हमें कंट्रोल करना है। तो हमें तो 1.1 को रिवर्स करना है, न कि 1.5 और 2 डिग्री का इंतजार करना है। तो इसलिए एक होलिस्टिक प्रोग्राम की बात, जिसमें कि पर्यावरण का भी ध्यान हो, लोगों की सहूलियत का भी हो, रोजगार का भी हो, तो इसलिए एक जो पूरा खाका हमने बना के इसमें रखा है।